स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंजा वायरस। अभी तक हमने बहुत सारे वायरसेस पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग से। तो आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो पूरा सीरीज है हमारा वायरोलॉजी का, वो जरूर आप देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इन्फ्लुएंजा वायरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा इसके बारे में, है ना। H1N1 इस तरीके से, और इनके वेराइटीज़ के बारे में देखा होगा। तो डिटेल में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस एक्चुअली में होता क्या है, क्या क्या बीमारी कॉज करता है, कैसे लैब डायग्नोसिस करेंगे, क्या इसके वैक्सीन है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, चाहे आपके कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आपके नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। और इसके अलावा आप कॉलेजेस में अगर पढ़ रहे हैं तो लिखने के लिए भी आपको ये पूछा जाता है ना। तो डिटेल में हम इसमें देखेंगे। तो इन्फ्लुएंजा वायरस की अगर हम बात करेंगे शॉर्ट में, तो ये वायरस आरएनए वायरस है ना। कौन सा वायरस है भाई? आरएनए वायरस है, ठीक है। तो ये आरएनए वायरस का एग्जाम्पल है। ये ऑर्थोमैक्सो में आपको पढ़ने को मिलता है। अभी हम डिटेल में देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें और एक आता है जो कि पैरामैक्सो है, इसी के अंतर्गत आता है। दोनों में बहुत सारे अंतर हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे इसमें। तो आरएनए वायरस की अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों को पहले से पता है आरएनए वायरस का एवोल्यूशन पहले हुआ था डीएनए वायरस के अपेक्षा, है ना। डीएनए वायरस का बाद में हुआ था। तो आरएनए वायरस जो है डेंजरस होते हैं डीएनए वायरस की अपेक्षा, ये भी आप लोगों को पता है। होते तो दोनों ही हैं, लेकिन आरएनए वायरस क्यों ज़्यादा डेंजरस हो जाता है? क्योंकि इसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना के बारे में, है ना। कोविड आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना। तो इसमें होता क्या है कि इनमें म्यूटेशन होने की वजह से नया वैरायटी जो है आ जाता है वायरसेस का, जिसके कारण आप एक चीज़ का कुछ डायग्नोस निकालते हैं, या फिर डायग्नोस कह रहा हूँ, ट्रीटमेंट निकालते हैं, उसका समाधान निकालते हैं, तब तक दूसरा वो म्यूटेशन करके अपने आप में चेंजेस ले आता है ना। बहुरूपिया जिसको आप बोल सकते हैं, अपने अंदर कुछ बदलाव ले आता है और नया वायरस के नाम से उसके टाइप्स आ जाते हैं। तो इसी तरीके से इन्फ्लुएंजा के अंदर भी हम देखेंगे क्या क्या बदलाव होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलता है। और साइंटिफिक टर्म भी उसको बोलते हैं जिसको हम एंटीजेनिक शिफ्ट, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होते क्या है, समझ में आ रहा है। तो आरएनए वायरस में सबसे ज्यादा जो है म्यूटेशन के चांसेस होते हैं। किसके भाई? म्यूटेशन के चांसेस और रिकॉम्बिनेशन, है ना। तो नया वायरस भी अपने आप में ये बना सकता है एक वायरस से। अब बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करके, म्यूटेशन करके नया वायरस बना लेता है। तो इस तरीके से जो है, इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है आरएनए वायरस, है ना। और जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम देखेंगे होता क्या है। तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस कहाँ से आ रहा है, आरएनए वायरस है, इसका टाइप है ना। अभी हम देखेंगे डिटेल में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर से होते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, है ना। मैक्सो का मतलब होता है एफिनिटी टू म्यूसिन, है ना। और मैक्सो वायरस के अंतर्गत दो चीज़ें आपको देखने को मिलता है, एक तो ऑर्थोमैक्सो वायरस और एक होता है पैरामैक्सो वायरस। तो ऑर्थोमैक्सो वायरस के अंतर्गत आपका आता है कौन सा? इन्फ्लुएंजा वायरस। बाकी जो पैरामैक्सो वायरस के अंतर्गत आप लोग क्या क्या पढ़ते हो? पैरा इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, मीजल्स, है ना, रेस्पिरेटरी जो वायरसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ने को मिलता है। तो हम जो देखेंगे वो कौन सा है? ऑर्थोमैक्सो वायरस के बारे में देखेंगे। ये स्मॉलर होता है, सेगमेंटेड आरएनए जीनोम होते हैं। सेगमेंटेड में बहुत सारे आते हैं जिसको हम बोरा के नाम से याद करते हैं ना। अभी इनके एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, अभी केवल याद रखें। तो इन्फ्लुएंजा वायरस आपके कहाँ पर आते हैं? ऑर्थोमैक्सो वायरस के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेबाइल टू एजिक वेरिएशंस, है ना, एंटीजेनिक वेरिएशंस है। तो वो सारी चीज़ें जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो इतना मेरे ख्याल से ओवरऑल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे चलते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। अब इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा वायरस का, तो इन्फ्लुएंजा वायरस की मॉर्फोलॉजी अगर देखेंगे तो ये स्फेरिकल होता है ना। गोल इस तरीके के स्फेरिकल होगा, 80 to 120 नैनोमीटर। प्लियोमॉर्फिक होता है, पर हेलिकल इसकी सिमेट्री होती है। न्यूक्लियोकैप्सिड आरएनए। जीनोम अगर बात करेंगे नेगेटिव सेंस, सिंगल स्टैंडर्ड, सेगमेंटेड आपको देखने को मिलता है आरएनए एट पीसेस में, सेगमेंटेड होंगे, है ना। सेगमेंटेड के एग्जांपल भी अभी मैं बता दूंगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया सेगमेंटेड जीनोम का एग्जांपल कौन कौन से, याद रखिएगा। ये एग्जांपल में पूछा जाता है, सॉरी एग्जाम में पूछा जाएगा ये, कि बोरा से आप याद रखिए बुनिया, ऑर्थोमैक्सो, रियो और एरिना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 वायरसेस जिनको आपको याद रखना है, सेगमेंटेड जीनोम के ये एग्जाम्पल्स हैं। अब वायरसेस के एनवेलप में जो है आपको 2 स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, है ना। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से समझेंगे। वो समझेंगे भी इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इसी पे सारा बेसिस है जो मैं आपको एनवलप के बारे में बताऊंगा। अब जैसे स्ट्रक्चर, हाँ ये आ गया स्ट्रक्चर, इसमें मैं दिखा देता हूँ, है ना। पहले ये पढ़ लीजिए क्या क्या होते हैं वायरस के एनवलप में जो है। हीम एग्लूटिनिन, एच स्पाइक, और एक होता है न्यूरामिनिडेज, है ना, एन स्पाइक जिसको बोलते हैं। एक को बोलेंगे हम एच स्पाइक और एक को बोलेंगे एन स्पाइक शॉर्ट में। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा H1N1, है ना, H2N2, इस तरीके से मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना।
तो इस तरीके से जो है इनके आपने एग्जाम्पल में नाम सुने होंगे जो वायरसेस फैलते हैं या बीमारी फैलते हैं, तो इनके इस तरीके से टाइप्स जो हैं आपको पढ़ने को मिलता है। अभी हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, ये एच स्पाइक और एन स्पाइक्स के परिवर्तन से आ रहा है। जब यहाँ पर कुछ चेंजेस होगा ना, तो उसके टाइप्स जो है नामकरण कर दिया जाता है। वो किसके हिसाब से किया जाता है, इन्हीं के हिसाब से किया जाता है। ये जो वायरस के एनवलप में पाए जाते हैं एच स्पाइक और एन स्पाइक, इन्हीं के आधार पे चेंजेस होते हैं जो कि आपके सरफेस में देखने को मिलता है। अभी हम डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। देखो ये वायरस का डायग्राम है। तो वायरस में यहाँ पर आपको नीचे देख लो, ये एच स्पाइक और एन स्पाइक, दो स्पाइक आपको देखने को मिले। इनके फंक्शन भी अभी हम समझेंगे, दोनों के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो एच स्पाइक्स जो है हीम एग्लूटिनिन है ना, और न्यूरा एमिनिडेज आपको एन स्पाइक। अब ये दोनों का काम क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये जो है आपके वायरस के स्ट्रक्चर में एच स्पाइक्स जो होते हैं, किसी भी वायरस के सरफेस में है ना, जैसे ये वायरस है, इसमें ये जो एच स्पाइक है ये क्या मदद करेगा, किसी के सरफेस में चिपकने के लिए मदद करेगा। अगर किसी के सेल में गया तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अटैचमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, अटैचमेंट, ध्यान रखिएगा, है ना। चिपकने में ये मदद करता है या हेल्प करता है। हीम एग्लूटिनिन है ना, वो उसमें मदद करता है। इसके कारण से वायरस के चारों तरफ जो है क्या हो जाता है, एक प्रोटेक्शन का एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है। प्रोटेक्शन का एनवायरनमेंट तैयार हो गया, चिपक गया वो, ठीक है। तो इस तरीके से, और जब ये मिल गया तो सेल के अंदर इंटर करना उसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब चिपक गया, अब इधर उधर तो होगा नहीं, कोई उसको खींच के खाच के नहीं ले जाएगा। एक एनवायरनमेंट क्या हो गया, उसका प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। तो सेल के अंदर आराम से वो इंटर कर सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करेगा, एच जो स्पाइक है यहाँ पर ये वाला है ना, ये हेल्प करता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो सेल के अंदर जब वायरस चला गया, उसके अंदर फिर वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और जैसे देखो, अब ये समझो बात को, है ना। अभी हम डिटेल में डायग्राम में भी देखेंगे। ये आपका वायरस है, दो स्पाइक में बता रहा हूँ, ये एच स्पाइक है, ये एन स्पाइक है। अब एच स्पाइक ये सेल है, सेल के अंदर आया, अटैचमेंट के में हेल्प कर दिया, है ना। यहाँ सेल के अंदर घुसेगा, यहाँ बहुत सारे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। बहुत सारे वायरसेस हो गए, मल्टीप्लाई कर गए, ठीक है। पहले तो ये टूटेगा, उसके बाद ही मल्टीप्लाई करेगा, वो सब हम देखेंगे। अभी मल्टीप्लाई तो हो गए, अब नया वायरस बन गया, एच स्पाइक एन स्पाइक हो गए। अब इसको इस सेल के, ये सेल है आपका, है ना, ये सेल है, ये वायरस है, ये ध्यान से समझना, ये वायरस है आपका, ये सेल है। सेल के अंदर वायरस का ग्रोथ हो गया पूरा, है ना, डेवलप हो गए, मल्टीप्लाई हो गए बहुत सारे। अब लेकिन सेल के बाहर भी तो आना है, वायरस को आना है, नहीं आना है ना। अंदर घुसने के लिए और चिपकने के लिए सारा चीज़ मदद किसने कर दी आपको, एच स्पाइक ने। अब यहाँ पर इसको बाहर, सेल को तोड़ करके बाहर आने में मदद कौन करेगा भाई, आपका एन स्पाइक मदद करता है। ये दोनों में अंतर समझ में आ गया क्या, एच स्पाइक और एन स्पाइक। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एन स्पाइक का काम क्या है और एच स्पाइक का काम क्या है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप ये याद रखिएगा, है ना। एच स्पाइक और एन स्पाइक, इन्हीं में वेरिएशन होता है, इन्हीं के टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी चीज़ें जो है, डायग्राम आप बनाओगे तो मैट्रिक्स है, प्रोटीन के पॉलीमराइज हैं, है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं यहाँ पर। तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो होते हैं उसमें भी हम अभी आएंगे, ठीक है। 8 सेगमेंटेड यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलते हैं। कितने, 8 सेगमेंटेड। ये भी आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। इन्फ्लुएंजा वायरस में जो है सेगमेंटेड कितने होते हैं, 8 सेगमेंटेड आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिल जाते हैं। और ये लिपिड का मेम्ब्रेन है जो कि एनवलप में आपको देखने को मिलते ही है वायरस के अंदर। तो आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चले, अब देखो टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स जो हैं इसमें कितने हैं, 3 हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इन्फ्लुएंजा ए को ज़्यादातर ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ही डिसीज कॉज करता है। कौन सा आपका जो है इन्फ्लुएंजा ए, है ना। क्यों, क्योंकि इन्फ्लुएंजा ए जो है एपिडेमिक और पेंडेमिक दोनों कॉज करता है। एपिडेमिक भी कॉज करेगा और पेंडेमिक भी, है ना। लेकिन बी जो है मोस्टली आपको पेंडेमिक कॉज करता है। बाकी जो है आपका इन्फ्लुएंजा सी है, ये सर्कुलेटरी में करंटली नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है किसमें, आपको इन्फ्लुएंजा ए में। सबसे ज़्यादा म्यूटेशन भी आपको देखने को किस में मिलेगा, इन्फ्लुएंजा ए में देखने को मिलेगा। इसी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिस वजह से हम इन्फ्लुएंजा ए को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है क्या। तो टाइप ए जो है हाईली एंटीजेनिक वेरिएशन शो करता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर नीचे लाइन जो लिखा हुआ है, टाइप ए के अंदर ही एंटीजेनिक जो वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जब जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा डेंजरस होगा या उतना ज़्यादा डिसीज कॉज करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, अपना जो है रूप बदल बदल करके, है ना, नए नए वायरस के तौर पे आ जाएगा। कोरोना में भी बहुत सारे देखने को मिलता है, ये फलाना वेरिएशन आ गया, ये वेरिएशन आ गया, ये वायरस का फलाना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी होता है। बाकी टाइप बी जो है लेस एंटीजेनिक वेरिएशन
शो करता है। बाकी आपका टाइप सी जो है नो एंटीजेनिक वेरिएशन, इसमें नहीं होता है। तो हम मुख्यतः किसको देखेंगे, ए को देखेंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका टाइप ए है, एवियन फ्लू ज़्यादातर ये कॉज करता है चिड़िए पक्षी वगैरह में, है ना। मुर्गियों में, मुर्गों में देखने को मिलता है, आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि भाई ये फलाना बीमारी आ गया, फ्लू आ गया, है ना, ये फलाना फ्लू आ गया, इनके नाम से आप लोग सुनते होगे, ठीक है। हाँ, तो टारगेट इसका क्या है, ह्यूमन और एनिमल्स। और सीवियरिटी की अगर हम बात करेंगे तो सीवियर होता है, एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है, एपिडेमिक कॉज करेगा ये। और उसके बाद टाइप बी की अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन, कॉमन, लेस सीवियर होता है, एसोसिएशनली वेरी हार्मफुल, नॉन पेंडेमिक, है ना, नॉन पेंडेमिक होता है। टाइप सी की अगर हम बात करेंगे ह्यूमन में, माइल्ड, रेयर एंड नॉन एपिडेमिक। तो टाइप सी उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना, टाइप ए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एपिडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, ये सारे नाम तो आप लोगों ने सुन रखे होंगे। बीमारी अभी कोरोना आया था तो इसमें बहुत सारे आप लोगों ने नाम सुन ही रखे होंगे ऑलरेडी। तो एंडेमिक क्या होता है, व्हेन ए डिसीज दैट एग्जिस्ट परमानेंटली इन ए पर्टिकुलर रीजन और पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर रीजन या पॉपुलेशन में, है ना, अगर कोई बीमारी, डिसीज फैला है, ये एरिया है, यहाँ पर अगर कोई बीमारी फैला है तो इसको हम एंडेमिक बोल देते हैं। ज़्यादा लार्ज एरियाज में नहीं फैला हुआ है। और दूसरा आ जाते हैं हम एपिडेमिक, व्हेन ए आउटब्रेक डिसीज दैट अटैक्स मेनी पीपल्स अबाउट द सेम टाइम एंड मे स्प्रेड थ्रू वन और सेवरल कम्युनिटीज़। अब यहाँ से फैल करके ये डिसीज जो है दूसरे कम्युनिटीज़ में भी चले गए हैं, है ना, इधर आसपास के दूसरे कम्युनिटीज़ में भी चले गए हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एपिडेमिक, है ना। सबसे शुरू में एंडेमिक मतलब अंदर था, एंडेमिक हो गया, है ना। एपिडेमिक बाहर आ गया भाई, आउटब्रेक हो गया थोड़ा सा कम्युनिटी में, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एपिडेमिक। उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, व्हेन एन एपिडेमिक स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये अगर एपिडेमिक ये फैल गया पूरे दुनिया में, है ना, पूरे दुनिया में अगर फैल गया ये बीमारी, तब जा कर के हम पूरे उसको क्या बोल देते हैं, पेंडेमिक, है ना। जैसे अभी कोरोना के केस में आया था, तब हम इसको क्या बोल देते हैं, पेंडेमिक बोलते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो, इनके बारे में मैंने बता दिया था। द इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ना, इसमें हीमोग्लोबिन स्पाइक जो होता है अटैचमेंट में हेल्प करता है होस्ट सेल के अंदर, और न्यूरोएमिनेज जो है ये स्पाइक जो है यूज करता है रिलीज वायरस फ्रॉम द सेल, सेल से रिलीज होने में आपको मदद करता है कौन सा, न्यूरोएमिनेज। ये तो क्लियर था मेरे ख्याल से, है ना। देखो, ये है आपका डायग्राम जिसमें आपको समझना है कि कैसे अटैचमेंट हो रहा है। देखो, सिंपल तौर पे समझो, वही चीज़ें हैं जो वायरस में हमने आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पढ़ाया हुआ है ना। सब वायरसेस में सेम प्रोसेसेस होते हैं। ये अटैचमेंट हुआ, यहाँ पर आया, एच स्पाइक्स हेल्प करेगा यहाँ पर अटैचमेंट में एंडोसाइटोसिस के द्वारा, है ना। एंडोसाइटोसिस के द्वारा ये वायरस सेल के अंदर आ गया, इंटर कर गया। अब यहाँ पर सेल के अंदर आएगा तो यहाँ से वायरसेस के जो हैं लाइसोसोम्स, एंजाइम्स हैं, है ना, यहाँ से बाहर आएंगे। जितने भी इसके अंदर से फ्यूजन्स होगा, जो भी मटेरियल्स हैं वो बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद जो है रिलीज होंगे, जो भी आरएनए से न्यूक्लिक प्रोटीन्स हैं इसके अंदर से, न्यूक्लिक मटेरियल्स हैं, वो सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होकर के यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर देखो सारे मटेरियल्स जो क्या हो गए, रिलीज हो गए। उसके बाद आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, ये रेप्लिकेशन होगा। उसके बाद फाइनली जो आपका आरएनए सेगमेंटेड है वो बन जाएंगे। बनने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि पूरा असेंबली होगा, है ना। असेंबली हम लोगों ने आप लोगों को बताया था पहले ही, है ना। असेंबली क्या होता है, ये सारे जो हैं एक बार फिर से मिल जाएंगे और यहाँ पर देखो एक से दो वायरसेस बन गए। अब ये वायरसेस को क्या होना है, बाहर निकलना भी है। अब यहाँ पर बडिंग हो रहा है ना, वायरस को बाहर भी होना है, रिलीज होना है। तो यहाँ पर एन स्पाइक जो है आपको क्या करता है, सेल से बाहर आने में जो है यहाँ पर मदद करता है होस्ट सेल से, है ना। तो इस तरीके से जो ये सारा प्रोसेस होता है। न्यूरोएमिनेज यहाँ पर देख लो, हीमोग्लोबिन, ये सारे के सारे बन रहे हैं, स्पाइक्स हैं आपके, है ना। तो इस तरीके से जो है ये हेल्प करते हैं आपको। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका, क्या है, इसका लाइफ साइकिल आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है, आप इसको डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है। अब देखो, टाइप एच स्पाइक और एन स्पाइक, तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर जो इंटरनल होगा, है ना, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वेरिएबल। और इंटरनल एंटीजेंस जो होंगे राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, वो एंटीजेनिक जो है एम एंटीजेंस, बोथ दिस एंटीजेंस आर टाइप स्पेसिफिक। देखो ध्यान से सुनो, जो राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन है वो टाइप स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ए, बी और सी हमने टाइप बताया था, है ना, ये वाले हैं, तो ये टाइप स्पेसिफिक हैं। लेकिन जो टाइप एच और एन है ना, ये जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हैं, बाहर जो आपको स्पाइक देखने को मिलते हैं, ये जो हैं वेरिएबल हैं, मतलब ये वेरिएशंस इसमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो ये डिसाइड्स करते हैं आपके क्या है, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये डिसाइड करेंगे आपको। तो ए, बी, सी तो टाइप स्पेसिफिक आपके कौन से हो जाएंगे, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन हो जाएंगे।
अब जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे देखो, ये देखो, अब ये नाम आप लोगों ने सुना होगा जो सर्कुलेशन में है इन्फ्लुएंजा वायरस के, जैसे H1N1, ये किसके नाम से पड़ा हुआ है? ये जो टाइप्स हैं ये सारे के सारे है ना, हीमोग्लोबिन और न्यूरामिनिडेज के नाम से, इसको स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं। H2N2, H3N2 ये आपका सीजनल फ्लू है जो कि कॉमन है, ये H3N2। तो H5N1 ये बर्ड फ्लू है ना। ये सब सारे के सारे किस्में टाइप ए में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, समझ में आ रहा है। उसके बाद टाइप बी है तो वो तो टाइप स्पेसिफिक है। तो इस तरीके से जो है वेरिएशंस आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इनको टाइप दे दिया गया है, H1N1 इनका नामकरण कर दिया गया है। इतना क्लियर हो गया क्या, है ना। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से इनको आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हीमोग्लूटिनिन और इसके अंतर की अगर हम बात करें, है ना, दोनों चीज़ों के बात हम करते हैं, अंतर दोनों में होता क्या है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि अंतर इनमें होता क्या है। हीमोग्लूटिनिन न्यूरामिनिडेज, H स्पाइक्स और N स्पाइक्स, H और N इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में पूछता है। बाइंड टू होस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर, है ना, मतलब ये अटैचमेंट में हेल्प करेगा, किसमें, अटैचमेंट में, ठीक है। ये सॉरी ये डिटैचमेंट है ना, ये डिटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। दोनों में जस्ट अपोजिट अंतर है, ये अटैचमेंट में हेल्प करेगा तो ये डिटैचमेंट में हेल्प करता है आपका कौन सा, न्यूरामिनिडेज, है ना। इसमें जो है एबिलिटी होती है क्या, अटैच आरबीसी के सरफेस में, कौन सा, हीमोग्लूटिनेज, है ना, ये आपके आरबीसी में अटैचमेंट में ये सरफेस में हेल्प करता है। बाकी डिग्रेड्स द प्रोटेक्टिव लेयर म्यूसिन्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, प्लेज ए मिनिमम रोल इन इम्यूनिटी टू इन्फ्लुएंजा, है ना, मिनिमम रोल आपकी इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। अब आगे देखते हैं एंटीजेनिक वेरिएशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यूनिक फीचर जो वायरसेस में पाए जाते हैं वो एंटीजेनिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसके कारण जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो किस में है, टाइप ए में, ये मैंने पहले ही बता दिया था। जो लेस वेरिएशन देखने को मिलता है टाइप बी में, इस कारण से मोस्ट डेंजरस जो है मैंने आपको बता दिया था कौन सा है, टाइप ए, है ना। और टाइप सी जो है ये अभी तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करें। बाकी आरएनटीपी जो होते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन्स आर स्टेबल्स होते हैं, जो मैट्रिक्स प्रोटीन होंगे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन वो क्या होते हैं, स्टेबल्स होते हैं, है ना। आगे चलते हैं। हीमोग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएशन, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया था। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है, जो मैंने आपको समझा दिया था कि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट होता क्या है, देखो इसको समझते हैं। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट, पहले समझ लो शिफ्ट और ड्रिफ्ट होता क्या है। देखो शिफ्ट का मतलब होता है एक वायरस है ना, इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस एक साथ देखने को मिल गए और एक नया वायरस ही बना गया, आप समझ सकते हो इस तरीके, पूरा का पूरा ही क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट हो गया, एंटीजेनिक शिफ्ट। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट क्या होता है, माइनर, बहुत थोड़ा बहुत एंटीजेनिक में जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वायरस पूरा का पूरा तो चेंजेस नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशंस आ सकता है, जिस कारण से उसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट हुआ है ना। ये ज़्यादा घातक नहीं होता है, इसमें आपका इम्यूनिटी आराम से पढ़ लेता है और उसके हिसाब से वो अपना शरीर खुद अपने आप में उसको पहचान भी लेता है कि हाँ भाई ये फलाना ही वायरस है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, और उसके हिसाब से अपना बॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है। लेकिन शिफ्ट में क्या होगा कि भाई पूरा एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में ही चेंजेस हो गया है ना, नया तरीके का कोई वायरस बन गया, तो इसमें क्या होगा, दिक्कत होगा कि भाई उसके लिए तो फिर नए तरीके का ट्रीटमेंट ही ढूंढना पड़ेगा, अपना इम्यूनिटी पहचान ही नहीं पाएगा उसको, तो इसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट, ठीक है। दोनों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। ड्रिफ्ट की हम पहले बात करते हैं, तो माइनर एंटीजेनिक चेंज होता है ना, HA हीमोग्लूटिन और न्यूरामिनिडेज में, दोनों में, है ना, ये ग्रेजुएट होता है, रेगुलर इंटरवल में होते रहता है। म्यूटेशन इन HA और NA जीन, न्यू एंटीजन रिलेटेड टू ओल्ड एपिडेमिक, है ना, तो ये कॉज करेगा, तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट हम इसको बोलते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाता है तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कह देते हैं हम उसको। एंटीजेनिक शिफ्ट क्या होता है, मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलता है ना, उसमें माइनर चेंजेस, इसमें मेजर चेंजेस देखने को मिलता है HA और NA में, है ना, 2 2 3 1 2 3। तो न्यू सब टाइप्स जो इसमें देखने को मिल जाते हैं ओल्ड वायरसेस के में से ही वो म्यूटेशन हो रहा है ना, ड्यू टू म्यूटेशन के कारण ये सारा प्रक्रिया हो रहा है, जिसमें हमको चेंजेस देखने को मिलता है। जीन असॉर्टमेंट, है ना, रिकॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई RNA वायरस में ज़्यादातर जो म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन के कारण वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से नया वायरस का टाइप बन जाता है।
तो प्रीवियस वायरस जो एंटीबॉडीज होते हैं कांट न्यूट्रलाइज्ड न्यू वायरसेस, है ना, वो न्यू वायरसेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, है ना, इम्यूनिटी नहीं पहचान पाएगा भाई, क्योंकि नए तरीके के उसमें म्यूटेशन हो गया, नए तरीके के चेंजेस आ गए उसमें, पूरा का पूरा मेजर चेंजेस हो गया। छोटा मोटा होता तो चलो पहचान भी जाता, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर भी देता अपना बॉडी, लेकिन ज़्यादा चेंजेस हो गए तो नहीं पहचान पाएगा। मेजर एपिडेमिक और पेंडेमिक कॉज करता है, जो कि टाइप ए के केस में होता है। इन्फ्लुएंजा का कौन सा टाइप है भाई? ए में सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, ए को आपको याद रखना है, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन यही है एंटीजेनिक शिफ्ट। देखो ये वायरस है, इसमें थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कह रहा हूँ, मेजर एंटीजेनिक जो है वेरीज आने के कारण जो है न्यू सब टाइप एक वायरस का बन करके तैयार हो जाता है। देखो ये कलर से आप समझ सकते हो, है ना, यहाँ पर अलग अलग तरीके के वायरसेस थे और यहाँ पर पूरे मिलकर के एक नया ही वायरस बना दिया। स्मॉल म्यूटेशन में क्या होगा, इन्हीं के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस होकर इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा देगा, बाकी है वही वायरस, है ना। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट हुआ है, थोड़ा बहुत म्यूटेशन हो गया तो इसको हम एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्लियर है? अब एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट वही में है, अंतर है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, या आप पढ़ लीजिएगा क्या है। देखो ड्यू टू जेनेटिक रिसॉर्टमेंट, है ना, एंटीजेनिक शिफ्ट होगा, पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन होगा, है ना, इसमें पूरा का पूरा म्यूटेशन हो गया, इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट म्यूटेशन होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में, वही है। ऑकर टाइप ए, है ना, टाइप ए एज वेल एज टाइप बी में भी देखने को मिलता है ड्रिफ्ट वाला केस ए में भी होगा, बी में भी होगा, लेकिन शिफ्ट वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जो कि ए में देखने को मिलता है। पेंडेमिक और एपिडेमिक दोनों कॉज करेगा आपका शिफ्ट की कंडीशन में, है ना, और ये जो होता है स्पोरेडिक केसेस में देखने को मिलता है। सडन ऑनसेट होगा, ये ग्रेजुएट होगा, धीरे धीरे होता है, ये सडन हो जाता है। तो ये अंतर है आपको शिफ्ट और ड्रिफ्ट में, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, डिसीजेस की बात करते हैं, है ना। तो डिसीजेस जो है आपका इन्फ्लुएंजा क्या कॉज करेगा भाई? इन्फ्लुएंजा बीमारी का नाम क्या है? इन्फ्लुएंजा। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो 18 से 72 घंटे, वही सर्दी जुकाम की तरह, फ्लू की तरह है, कोरोना वायरस जैसे आप लोग देखते होंगे, है ना। तो फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है। और कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो बैक्टीरियल निमोनिया, है ना, ये आगे जाकर कॉज कर सकता है निमोनिया, जो कि थोड़ा सा मेजर इशू हो जाता है। और इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इन्फेक्ट करेगा बोथ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, दोनों में जो है ये अटैक करेगा। सिलिक एसिड एपिथेलियल सेल्स आर द रिसेप्टर्स, इसके रिसेप्टर होते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसकी भाई। इसके रिसेप्टर्स कौन है? द टिपिकल इंक्यूबेशन पीरियड इन्फ्लुएंजा 24 आवर्स 4 डेज विथ एवरेज 2 डेज, एवरेज अगर मानेंगे तो चिल्ड्रंस में ज़्यादातर, पीडियाट्रिक के केसेस में ये बहुत अहम हो जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना, पीडियाट्रिक में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, मोर रेडली अफेक्टेड देन अडल्ट्स की अपेक्षा पीडियाट्रिक्स में या बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है ये, ठीक है। सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे तो वही है कोल्ड की तरह, है, कोल्ड फ्लू होगा इन्फ्लुएंजा में। सिम्टम्स जो है सीवियर अगर हो जाएंगे, मसल्स बॉडी एचएस थ्रू द बॉडी, ऑनसेट सडन देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, है ना, सोर नोज कफिंग, वायरसेस के कारण सिम्टम्स होंगे। तो ये सारी के सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं सिम्टम्स में, ठीक है। अब देख लो थोड़ा बहुत जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो रेस्पॉन्सिबल होता है टाइप ए सबसे ज़्यादा पेंडेमिक कॉज कराने में, है ना, जो कि एंटीजेनिक शिफ्ट जो है एवरी 10 to 15 ईयर्स में देखने को मिल जाता है एंटीजेनिक शिफ्ट, समझ में आ रहा है। और एपिडेमिक की अगर हम बात करेंगे तो एवरी 2 to 3 ईयर में ये कर देता है टाइप ए वाला। टाइप बी की बात करेंगे तो ओनली एपिडेमिक कॉज करता है एवरी 4 to 7 ईयर में, है ना, 4 से 7 साल में ये कॉज करेगा। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट की हमने बात कर लिया था कि भाई जो टाइप ए और टाइप बी में आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन सा? ड्रिफ्ट वाला केस ए में भी देखने को मिलता है, बी में भी, अभी अंतर में हमने बात किया था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि भाई इन्फ्लुएंजा में हमने क्या क्या देख रहे हैं, टाइप ए को ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि टाइप ए में ही वेरिएशन आ रहा है, H1 N1, है ना, बाकी जो इतने हमने देखे हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो है टाइप ए के अंदर ही देखने को मिलता है। चेंजेस कहाँ पर हो रहे हैं? H और N स्पाइक के अंदर ही, है ना, इसी में वेरिएशंस हो रहे हैं जिसके कारण से बहुत सारे वायरसेस नए नए आ रहे हैं। वो शिफ्ट और ड्रिफ्ट के कारण होता है। किसके कारण? शिफ्ट और ड्रिफ्ट। शिफ्ट ज़्यादा डेंजरस है, मेजर चेंजेस होते हैं उसके कारण शिफ्ट हो जाता है, और ड्रिफ्ट जो है माइनर चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन होते हैं, ये है। अब अगर हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें, किसकी? लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस जब हम करेंगे तो डायरेक्ट आप एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हो। क्या? एंटीजन डिटेक्शन, एलाइजा टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, मोस्ट सेंसिटिव भी है। तो एंटीजेनिक बाय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। एंटीजन और एंटीबॉडी तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना, सीरोलॉजी अगर करोगे तो एंटीबॉडीज, एक तो एंटीजन को डायरेक्ट डिटेक्ट कर लो, या दूसरा आप एंटीबॉडीज, अगर बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुके हैं उसका भी टाइम पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, है ना, तभी जाकर के एंटीबॉडीज आपको मिलेंगे।
तो ये दो तरीके के हो गए। और दूसरा जो है, वायरस को आप क्या कर सकते हो, कल्चर कर सकते हो ना। वायरस को क्या कर सकते हो, कल्चर करने का प्रोसीजर भी हमने सारे बता चुके हैं ऑलरेडी। कैसे कैसे मेथड से हम कल्चर कर सकते हैं वायरस को, सारे के सारे मेथड हमने ऑलरेडी बताए हुए हैं। ठीक है, एंटीबॉडी डिटेक्शन ये आप कर सकते हो, RT-PCR टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कोरोना केसेस में भी आप लोगों ने देख रखे होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप लेबोरेटरी डायग्नोसिस इसमें करेंगे। उसके बाद जो हमारा वैक्सीन का नंबर आता है, तो वैक्सीन में जो है हमारे किल्ड वैक्सीन और अच्छा, वैक्सीन के पहले आइसोलेशन ऑफ वायरस है, हाँ ठीक है ना। जो सैंपल है वही है, कोरोना की तरह, कोविड की तरह जो सैंपल आप लेते हो, थ्रोट स्वैप आप लोगे, नेजल स्वैप आप लोगे। ठीक है, तो ये आइसोलेशन का इसमें बताया है कि एम्ब्रियोनेटेड एग एमनियोटिक कैविटी में आप ये करोगे, तो उसका डिटेल भी हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो रहा है। ठीक है, तो आइसोलेशन कैसे करते हैं वायरस का, हमारा वीडियो आप देखेंगे, उसमें डिटेल में हमने बताया हुआ है। एग के अंदर कैसे करते हैं, एमनियोटिक एलिमेंटिक कैविटी क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, है ना। हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट कैसे करेंगे ये भी है। सीरोलॉजी टेस्ट में आपके CFT HAI ये सारे के सारे टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो। अब प्रिवेंशन की बात करते हैं, है ना। प्रिवेंशन क्या होगा इन्फ्लुएंजा वायरस का, कि भाई लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन जो है आप ले सकते हो नेजल ड्रॉप के द्वारा। ठीक है, और किल्ड वैक्सीन भी यूज होते हैं मोस्ट कॉमनली, तो ये भी है जो कि रोकथाम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वैक्सीन हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन, दो ही इंपॉर्टेंट है ये, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वैक्सीन हो गए, और इसके अलावा ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, तो ट्रीटमेंट वाला पार्ट अपना है नहीं, है ना। फिर भी मेडिसिन इसमें होते हैं, तो ट्रीटमेंट वाला पार्ट अपना नहीं है, तो वो हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, तो हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि एंटीजेनिक टेस्ट जो है रैपिड होंगे, एलाइजा टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट ये भी हमने बता दिया, सीरोलॉजिकल टेस्ट है ना। RT-PCR ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कल्चर है, तो कल्चर भी हम लोग करते हैं, कल्चर कैसे करते हैं, है ना। सेल कल्चर होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एग इनोकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो डबल डबल रिपीट करने के हर वायरस में ज़रूरत है नहीं। ठीक है, केवल नाम पढ़ लीजिए क्या कैसे होता है। ट्रीटमेंट इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक तो उसको तोड़ करके बाहर आने से ही रोक दिया जाए वायरस को सेल के अंदर, है ना, तो वो ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। दूसरा, ग्रोथ कर भी गया तो इसको जो है क्या कर दिया जाए, बाहर ना निकाल दिया जाए सेल के अंदर। तो ये सारे जो है मेडिसिन इसमें दिए जाएंगे, तो उसके आधार पे मेडिसिन का नाम भी इसमें पड़ता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, वो डॉक्टर्स वाला पार्ट्स है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में, है ना। अगर नहीं आया है, ज़्यादा जल्दी हो गया, तो आराम से आप स्पीड कम करके भी एक बार और देखेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। रिवीजन के तौर पे अगर मैं बात करूं, सिंपल तौर पे इन्फ्लुएंजा में क्या क्या पढ़ना है, सिंपल समझो, इन्फ्लुएंजा के टाइप मैंने बता दिया है। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा में A, B और C तीन टाइप हैं, जिसमें से A को ज़्यादातर पढ़ना है अपने को, क्योंकि ये एपिडेमिक और एंडेमिक दोनों कॉज करता है। इसके अंदर स्पाइक की बात किया हमने, एक H है और एक N स्पाइक है ना, न्यूरोएमिनिडेज और हीमोग्लूटिनिन। इन्हीं स्पाइक्स के अंदर इनके फंक्शन और इन्हीं में चेंजेस होते हैं, जिसको हम शिफ्ट और ड्रिफ्ट बोलते हैं, है ना। तो इन्हीं के कारण जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वायरसेस में, जो कि टाइप A है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से उनमें टाइप आ जाते हैं बहुत सारे वायरसेस के, है ना। तो यही ओवरऑल है जिसको अपने को समझना है और इसी को पढ़ना है, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया लाइक करना लेक्चर को, है ना। कोई सवाल है तो कमेंट्स आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।